नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं बीपीएससी के सबसे फेवरेट, सबसे संक्षिप्त और सबसे ज़्यादा अंकदायी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जो कि है इकोनॉमिक्स। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि बीपीएससी का अगर आप ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रखते हैं तो इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक पढ़नी चाहिए जिससे कि आप इसमें सबसे बेहतर कर सकें। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि बीपीएससी से संबंधित सारे ऑप्शनल का इकोनॉमिक्स के जितने भी इसके सिलेबस दिए हैं, सबसे बेहतर, सबसे ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। और उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि दिग्विजय इकोनॉमिका के ही नाम से है, उसको आप लोग ज्वाइन करिए। मैं आपको बेहतर नोट्स हिंदी और इंग्लिश में प्लस पूरे के पूरे सिलेबस का शानदार सबसे ऑथेंटिक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। दोस्तों, मेरा जो है सिविल सर्विसेज का पूरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने यूपीएससी के आईएएस के 2 इंटरव्यू दिए हैं, पीसीएस में 2 बार क्वालिफाई किया हूं। तो पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और प्रयास करिएगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स को समझने का प्रयास किया जाए, ताकि इस ऑप्शनल में आप सबसे बेहतर कर सकें। आप तो ऐसे जानते ही हैं कि बीपीएससी में एक ही ऑप्शनल है और वो 300 मार्क्स का है और एक ही क्वेश्चन पेपर भी है और ये रिटन एग्जाम है। तो दोस्तों, ये जो रिटन एग्जाम है बीपीएससी का, वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ क्या है सिलेबस, बहुत छोटा सिलेबस दिया है। अगर आप इसे तैयार करना चाहें तो आपके लिए 2.5 से 3 महीने का जो समय है वो मोर देन सफिशिएंट है। आप मुझसे जुड़िए, मुझसे जो है आप इसमें जो भी सलाह मांगेंगे, जो भी आप नोट्स मांगेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और सबसे बेहतर ऑप्शनल के रूप में ये आपका साबित होगा। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस का। आप देखोगे कि जो बीपीएससी का जो ऑप्शनल है, आपका बीपीएससी का जो ऑप्शनल है, यहां पे 2 भागों में आपका जो है सिलेबस दोस्तों बटा हुआ है। खंड 1 में और खंड 2 में बटा हुआ है। तो यहां पे है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का खंड ए, सेक्शन ए, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो सबसे पहले आइए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का हम देखते हैं पार्ट ए। इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक रखा गया है वो रखा गया है अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ये बहुत ही आसान पहला ही आपका खंड है, जिसमें आपके इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है, किस तरीके की उसकी संरचना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिटन में। और दूसरा यह है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब है कि जब आप नेशनल इनकम को मेजर करते हो तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ते हैं। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कास्ट क्या है। बेसिक प्राइसेस पे आप देखोगे 2015 के बाद जो नेशनल इनकम मेजरमेंट का तरीका है वो काफी कुछ चेंज हो चुका है। पहले आप लोग बात करते थे एनएनपी फैक्टर कास्ट को आप नेशनल इनकम मानते थे, लेकिन अब आप देखोगे सारा जो जीबीए है उसका जो एस्टिमेशन है वो फैक्टर कास्ट पे ना हो गया, बेसिक प्राइसेस पे हो रहा है। तो बेसिक प्राइसेस क्या है, अब हम लोग जीडीपी की सिर्फ बात करते हैं, एनएनपी फैक्टर कास्ट की नहीं। तो जो जीडीपी है अब वो क्या है। तो ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही ज्यादा मार्किंग है। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और इस पे नोट्स मांगिए, इस पे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। दूसरा है दोस्तों आर्थिक विकल्प, इकोनॉमिक जो है अल्टरनेटिव्स की बात की गई है। यहां पे एक कंज्यूमर बिहेवियर है, फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर है और फिर मार्केट के स्वरूप है। ये देखिए जो 3 सेगमेंट हैं बड़े बड़े माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको एक चीज ये सीखना है कि इंडिविजुअल लेवल पे जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करता हूं, एक इंडिविजुअल फॉर्म्स की बात करता हूं, एक इंडिविजुअल्स की बात करता हूं कि वो किस तरीके से अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। आप किस तरीके से बिहेवियर करते हो ताकि आपकी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। इसमें आपको सबसे पहले सीखना है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड से मार्केट स्ट्रक्चर आप शुरू करेंगे, फिर लॉ ऑफ इक्विमार्जिन
मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है, फिर आपको इंडिफरेंस कर्व इसमें पढ़ना है, फिर आपको इलास्टिसिटी की बात करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना है और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो इसमें 4-5 चीजें हैं जो कि आप अगर एक बार नोट्स बना दे तो बहुत ही अच्छे नंबर इसमें मिल जाएंगे। दूसरा चीज इसमें है प्रोड्यूसर बिहेवियर। जिस तरीके से इकोनॉमिक्स में आप देखोगे, एक तो चीज है प्रोडक्शन और दूसरा है कंजम्पशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। 3 चीजों से मिला हुआ चीज है। यहां पे देखो, एक चीज तो इन्होंने बात कर ली कंज्यूमर बिहेवियर की कि एक इंडिविजुअल जो है किस तरीके से अपने यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। दूसरे नंबर पे इन्होंने सिलेबस में आप एक प्रोड्यूसर किस तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का काम करता है। इसमें अब आप इंडिफरेंस कर्व के जगह पे आइसो क्वांट्स पढ़ोगे, बजट लाइन पढ़ोगे, ओके ना। तो यहां पर भी वही चीजें हैं, लेकिन जहां कंज्यूमर की बात थी अब यहां प्रोड्यूसर के सेंस में बात होगी। और उसके बाद मार्केट संरचना में आपको परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, मोनोपोली पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। अगर आप ये 4 बाजार संरचनाओं को पढ़ दें, 4 अच्छे से नोट्स बना लो और उसको लिख के आओ तो आपको बहुत अच्छे दोस्तों नंबर मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। इससे आसान ऑप्शनल अब तक मैंने इकोनॉमिक्स में किसी भी स्टेट का नहीं देखा हुआ है, ये आपको मैं बता दूं। तो बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। फिर देखिए तीसरे नंबर पे है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कोई भी जो है एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्टमेंट कैसे करता है। और इसी में आपको इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन का थ्योरी भी पढ़ना है और ये जुड़ा हुआ है इनकम से, डिस्ट्रीब्यूशन से, ग्रोथ से और समृद्धि की आर्थिक प्रतिलोम। तो यहां पे दोस्तों दूसरा जो पार्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से बेसिकली रिलेटेड है। और इसके लिए अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि सबके लिए आप क्या क्या बुक्स लेंगे। तो आप यहां समझ लीजिए पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसमें आप किन्स और क्लासिकल के एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन का थ्योरी आप पढ़ेंगे, ओके ना। फिर इसमें आप ISLM मॉडल की बात करने वाले हैं, हैरेट डोमर ग्रोथ मॉडल की बात करने वाले हैं, सोलो मॉडल की बात। तो इसमें भी सिर्फ 4 से 5 अच्छे मॉडल्स हैं, जिसको अगर आपको बेहतर नोट्स मिल जाए तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। दिक्कत यही है कि आप नोट्स नहीं बना पाते हो इकोनॉमिक्स के, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो मॉडल्स होते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं। अगर उसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाया जा सके और आप समझ लें उन चीजों को, तो बहुत ही आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हो, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन थ्योरी किन्स की, क्लासिकल की और ग्रोथ मॉडल हैरेट की, डोमर की पढ़नी है, आपको सोलो की पढ़नी है और कुछ क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के बारे में पढ़ना है। चौथे नंबर पे फर्स्ट पेपर में आपकी बैंकिंग व्यवस्था है, जिसमें प्लानिंग में कहा गया कि विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य, साधन तथा साख संबंधी नीतियां, बिहार में वाणिज्यिक बैंकों का क्रियाकलाप। तो दोस्तों ये भी जो पार्ट है ना, ये बहुत ही शानदार है। आप बोल सकते हो ये बैंकिंग रिलेटेड है। बैंकिंग में एक तो आपको सेंट्रल बैंकिंग के, आपको जो है पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी को समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और रिसेशन को टैकल करने के लिए अपने मॉनेटरी पॉलिसी को एक्टिवेट करता है। उसमें आपको रेपो रेट पढ़ना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ना पड़ेगा, CRR पढ़ना पड़ेगा, SLR पढ़ना पड़ेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पढ़नी पड़ेगी, ओके ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पढ़नी पड़ेगी। ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ जो कॉमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज है वो किस तरीके से वो काम करते हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेज है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या है, NPA की प्रॉब्लम्स कैसे चल रही है, वो एग्रीकल्चर को कैसे लोन दे देते हैं, क्रेडिट क्रिएशन उनका क्या है, उनके सामने डिफरेंट टाइप की पॉलिसी और चैलेंजेज क्या है। और साथ ही साथ में जो बिहार है उसमें कमर्शियल बैंक किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे मैंने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक रिलेटेड वीडियो डाले, उसको देखिएगा, कितना आपको अच्छे से, कितना ईजी आप इसे समझ सकते हो। तो चौथा नंबर पूरा बैंकिंग व्यवस्था से। पांचवा है पब्लिक फाइनेंस से करों के प्रकार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पे करों का क्या प्रभाव है, बजट के आंकड़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था में बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन। देखिए पांचवा पूरा का पूरा पब्लिक फाइनेंस है, जिसमें फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज आपको पढ़ना है। देखिए यहां पे आप मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 4 में सेंट्रल बैंक के, यहां पे आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आप पढ़ोगे फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड इशू। फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड इशूज में टैक्स क्या है, टैक्स को कैसे घटाओगे, टैक्स बेहतर टैक्स क्या होता है, डिफरेंट लॉ क्या होते हैं टैक्सेशन के, सबको इसमें आपको पढ़ना है। और ये भी बहुत ही आसान है। अगर आपको मैं 4 लेक्चर इसके ऊपर ले लूं तो पूरी तरीके से आप समझ जाओगे कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। छठा नंबर का है इंटरनेशनल ट्रेड से। इंटरनेशनल ट्रेड
टैरिफ पद्धति क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, अदायगी शोधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक और बैंक संस्थान क्या है। छठा नंबर जो है ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल सेक्टर है, जिसमें आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ के बारे में, कोटा के बारे में, मतलब प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो अमेरिका तुम्हारे वहां मर्सिडीज अगर भेज रहा है ज्यादा और चाहते हो कि तुम उतना मर्सिडीज ना मंगाए, तो उसको कैसे रोकोगे, वहां पे टैरिफ लगा दोगे, कोटा लगा दोगे, उसके क्या इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ते हैं, ट्रेड की कुछ थीरीज क्या है इसके। और जब आप बोलते हो ना कि $1 इक्वल टू 78 रुपीज, तो ये एक्सचेंज रेट है, वो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे करता है। कैसे आप बोलते हो कि $1 बराबर 78 है, कभी बोलते हो $1 इक्वल टू 75 है, तो हाउ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट, इसको विषय में आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोज भी डाले हैं, अगर आपको समझना है तो अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों ये जो पहला पार्ट है, इसको अगर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बताऊं, सिर्फ और सिर्फ 35 डेज लगेगा और इसको बहुत अच्छे से आप न सिर्फ तैयार कर पाएंगे बल्कि बहुत अच्छे से आप नोट्स बना पाएंगे। तो ये आपके लिए जो पहला सेक्शन है ये सबसे ज्यादा मार्किंग है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जब सेक्शन ए और बी होता है तो ज्यादा क्वेश्चन आप लोग थियरी से करिएगा, इसी पार्ट से करिएगा, ताकि आपकी मार्किंग बहुत अच्छे हो सके। यहीं पे दोस्तों मैं आपको कुछ बुक की नाम बता दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए आपको जो है, आपको अगर आप 12th स्टैंडर्ड की बुक ओरी और जैन पढ़ ले, ओहरी और जैन, ये बेटा ओरी और जैन 12th स्टैंडर्ड की सीबीएसई बुक आती है और ये इंग्लिश में ओरी और जैन। अगर आप इसको इंग्लिश आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत है तो आप इसे हिंदी में डॉक्टर एस.एन. लाल की बुक पढ़ सकते हो या फिर डॉक्टर एच.एल. आहूजा साहब की बुक पढ़ सकते हो। मैंने भी एच.एल. आहूजा के बुक में कंट्रीब्यूशन किया है, आप उसको पढ़ सकते हो, दिग्विजय सिंह का नाम उसमें आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने जो बुक रिकमेंड की है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए, वो टी.आर. ओरी और जैन की बुक है। और दूसरा जो है एस.एन. लाल पढ़ सकते हो या फिर हिंदी में आप एच.एल. आहूजा सर को पढ़ सकते हो। दूसरा है देखिए इकोनॉमिक विकल्प में यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और मार्केट। तो इसमें मैं 2 किताबें आपको रिकमेंड करता हूं, जो चाहे वो आप पढ़ लो। अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो डॉक्टर एस.एन. लाल की बेस्ट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो एच.एल. आहूजा सर को पढ़िए, द बेस्ट बुक है। आपको यहाँ पे कुछ सियानिस या बड़ी बुक को नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपकी काम टेट जाएगी, लेकिन मार्केट के लिए नो डाउट कुछ सियानिस बहुत अच्छी बुक जाती है। अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको कुछ सियानिस का नोट्स प्रोवाइड करूंगा, प्लस बहुत अच्छे से चीजों को समझाऊंगा। फिर देखिए इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजन और आय और रोजगार है, ये भी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। एच.एल. आहूजा सर की बुक जो है बेस्ट रहेगी। आप एस.एन. लाल की मैक्रो भी पढ़ सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, चाहे आप एस.एन. लाल सर को पढ़ लो या फिर एच.एल. आहूजा सर को पढ़ लो। यहां पे देखिए बैंकिंग व्यवस्था के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि यहां पे आप जो एच.एल. आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसी से काम चल जाएगा, नहीं तो मेरे वीडियो मोर देन सफिशिएंट है इसके ऊपर। करो के ऊपर आप एस.एन. लाल सर की जो है पब्लिक फाइनेंस पढ़िएगा, द बेस्ट बुक है, इसके लिए आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एस.एन. लाल सर की पब्लिक फाइनेंस आप पढ़िए, द बेस्ट बुक है। और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एम.एल. झिंगन की बुक। एम.एल. झिंगन की बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहोगे तो मैं बहुत आसानी से बिना आपको कोई किताब खरीदे सिर्फ नोट्स के भरोसे इसे मैं प्रिपेयर करा दूंगा, दैट इज माई प्रॉमिस। ये रहा आपका पहला जो है सेगमेंट। आइए मैं बात करूं जो यूनिट सेकेंड है वो क्या है। यूनिट सेकेंड बेसिकली पूरा का पूरा कंसेंट्रेट है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जिसके लिए आप इंग्लिश मीडियम है तो रमेश सिंह की बुक्स पढ़ सकते हो या फिर मिश्रा एंड पुरी के ले सकते हो या फिर दत्त एंड सुंदरम। तो 3 बुक मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले लोग जो लेंगे वो ले सकते हैं मिश्रा एंड पुरी, दत्त एंड सुंदरम, बहुत मोटी बुक है। उससे भी बेटर आप चाहो तो डॉक्टर एस.एन. लाल की भारतीय अर्थव्यवस्था ले सकते हो। इंग्लिश में आप रमेश सिंह ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक चीज खंड पहले पार्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थनीति के निदेशक सिद्धांत, योजनाबद्ध वृद्धि, वितरण, न्याय, गरीबी उन्मूलन, भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा, संघीय शासन संरचना, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, क्षेत्रीय वितरण, गरीबी कहाँ कहाँ और कितनी। तो जो पहला पार्ट है वो आपको रूबरू करा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था से, और भारतीय अर्थव्यवस्था का ये जो सेगमेंट है वो बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको गरीबी के बारे में पढ़ना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में। तो आप समझ रहे हैं कि पहला जो इसका पार्ट है वो पूरा का पूरा जो है इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। इसमें आप बात करेंगे कि जब मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रारूप है तो व्हाट इज द रोल प्लेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर एंड व्हाट इज द रोल प्लेड बाय पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे बात किया गया है पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की। इसमें आपको नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, उसका किस तरह क्षेत्रीय वितरण है, नेशनल इनकम में किस क्षेत्रों का योगदान ज्यादा है, किसका कम है, इनकम डिस्पैरिटी कितनी है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड पूरा का पूरा जो पार्ट है वो बेस है आपके
पूरा का पूरा जो ये दोस्तों ये पार्ट है वो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को लेके है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि नीति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या रही है भारत में, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या रही है, भूमि सुधार के बारे में देखिए यूपीएससी में भी पूरा दिया हुआ है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन का मतलब है कि जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो वहां पे माना जाता है टेक्निकल इनोवेशन हुआ ये, और औद्योगिक क्षेत्र से इसका क्या संबंध है। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार टॉपिक है आपका कृषि क्षेत्र जो इसमें एग्रीकल्चर है, उसमें आप एग्रीकल्चर प्राइस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करूंगा, और जो इसमें प्रौद्योगिकी परिवर्तन की जब बात किया जा रहा है तो मतलब इसमें किस तरह से टेक्निक्स यूज हुए, बेसिकली जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उसकी बात होगी, और फिर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर से उसका क्या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कोरिलेशन है, इसके उसे मैं बात करूंगा। सी रंगराजन का इस पे बेहतर रिसर्च आप देखोगे मिलेगा। कई लोगों का रिसर्च है कि किस तरह एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। जब के राज का भी इस पे शानदार रिसर्च है कि किस तरह जब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ता है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, और जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ता है तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, तो किस तरीके से ये इंटरलिंक है। इसमें आप फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज की बात करते हो, और आप ये देखते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है किस तरीके से बैकवर्ड जो है लिंकेज बहुत स्ट्रांग हुआ है, पहले फॉरवर्ड लिंकेज था ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले। तो ये बहुत ही शानदार और कंसेप्चुअल टॉपिक होने वाला है। फिर जो है आपको इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, इसमें औद्योगिक नीति पढ़ोगे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का क्षेत्रीय वितरण क्या है, एकाधिकारी प्रथा का नियंत्रण और एकाधिकार क्या है। देखो जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हो तो आप शुरू से पढ़ते हो कि जब भारत में योजनाएं लागू हुई तब इंडस्ट्री का क्या रोल था, उसमें किस तरीके से भारत में जो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होती है। ये डिसाइड करती है कि इंडस्ट्री में क्या रोल होगा, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होगा, प्राइवेट सेक्टर का, एंड व्हाट इज द एक्चुअल रोल प्लेड बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हियर। तो यहां सबकी जो है विषय में बात होगी। तो ये जो है आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के विषय में आपकी बात करेंगे हम, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के क्षेत्रीय वितरण के बारे में बात करेंगे। फिर जो है आपको 1991 के बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हुई है उसकी बात यहां करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आइए, चौथे नंबर पे है कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियां और ये सार्वजनिक वितरण। तो कृषि उत्पाद और औद्योगिक जो उत्पाद है उसका जो है प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यहाँ पे आपको पीडीएस के बारे में पढ़ना है, किस तरह गवर्नमेंट कंट्रोल है इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको बहुत शानदार चीजें पढ़ने को मिलेंगी। फिर आपको भारतीय बजटरी सिस्टम पड़ेगा कि भारत की बजट की प्रवृत्तियां क्या है और राजकोषीय वितरण। आप देखोगे भारत में भी किस तरीके से फिस्कल कंसोलिडेशन किया जाए, एफआरबीएम एक्ट आया, और किस तरीके से इंसेंटिव दी जाती है आप फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि आप अपने फिस्कल पोजीशन को बेहतर करिए। तो यहाँ पे बजट की क्या प्रवृत्तियां रहा है, डायरेक्ट टैक्स क्या रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या रहा है, उसका किस तरीके से भारत में जो है इंप्लीकेशन हुआ है, किस तरीके से ट्रेंड्स ग्रोथ किया है, डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का घटा है, उसके विषय में पूरा का पूरा। इसमें आपको जीएसटी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इसमें डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में पढ़ना होगा, टैक्स रिफॉर्म के बारे में पढ़ना होगा। ये शानदार चीजें हैं और आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। फिर छठे नंबर पे है मुद्रा और साख की प्रवृत्तियां। जो चीज आप पढ़े हो पार्ट 1 में उसी का देखो इंप्लीकेशन आ रहा है, बिहेवियरल पार्ट आ रहा है इंडियन इकोनॉमी में। मुद्रा और साख की प्रवृत्तियां और नीति क्या रही है, बैंक व्यवस्था और अन्य वित्तीय संस्थाएं। तो भारत में अब आप पढ़ोगे कि किस तरीके से मनी की कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से बैंकों ने लोन बांटा हुआ है, एग्रीकल्चर लोन कैसे दिया है, इंडस्ट्रियल लोन कैसे दिया है, और किस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था भारत में काम की है, किस तरह से बैंकों का मर्जर किया जा रहा है। ये तमाम इश्यूज हैं जो आपको इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। फिर देखो 7वें नंबर पे जो हम एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ रहे थे उसका यूज है। देखो वहां पे इसका इंप्लीकेशन है कि विदेशी व्यापार, तो भारत में ट्रेड क्या है, ट्रेड कंपोजिशन क्या है, ट्रेड डायरेक्शन क्या है, ट्रेड सरप्लस किन किन देशों से, चाइना के साथ ट्रेड में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या इशू है, टर्म्स ऑफ ट्रेड का। तो ये भी चीजें बहुत ही कॉन्सेप्टुअल है और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। फिर भारत में योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्या योजना रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है। फिर 5 प्लान्स लाया गया तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे, कितना भारत में उससे बेनिफिट लाभ मिला ये। और फिर 9वां नंबर का जो पार्ट है ये बिहार की अर्थव्यवस्था से कि किस तरह कृषि है, उद्योग है, सापेक्षिक स्थान है, आर्थिक विकास के मार्गदर्शन में रुकावट है, गरीबी है, भूमि सुधार की प्रगति। तो आपको बिहार के सेंस में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये जो दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2 है ये 300 मार्क्स का है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि अगर आपको अच्छे से गाइड किया जाए, अच्छे से इसके ऊपर नोट्स प्रोवाइड किया जाए प्लस वीडियोस दिया जाए तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो कि बहुत ही मार्किंग है। मैं देख रहा था अभी कि बीपीएससी में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में बहुत अच्छा नंबर ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस ऑप्शनल को 2.5 महीने में तैयार कर लें तो मुझसे जुड़िए और मैं नो डाउट आपकी बहुत सहायता करने वाला हूं। तो आप हमसे जुड़िए, मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं और नो डाउट आप बहुत अच्छा करेंगे। इसके लिए मैंने बुक बता दिया कि आप एस एन लाल सर की भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हो, रमेश सिंह की जो इंडियन इकोनॉमी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, या फिर चाहो तो आप मिश्रा एंड पुरी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है वो ले सकते हो। बाकी मैं आपके सामने हूं हमेशा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और मुझे करिए
मैसेज, आई एम विथ यू और इकोनॉमिक्स सबसे होगा आसान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।